हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दौरान इजराइल में यूपीआई के उपयोग को लेकर दोनों देश के बीच समझौता हुआ। इजरायली राष्ट्रपति इशाक हर्जोग ने कहा कि भारत मध्य पूर्व के उज्जवल भविष्य का अहम हिस्सा है और इजराइल भी भारत के भविष्य में महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर दावा किया है कि बीजेपी जीत हासिल करेगी और हर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने यह बयान बिहार के अररिया जिले में सशस्त्र सीमा बल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया। एनसीईआरटी ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े विवादित अंश वाली किताब के वितरण पर रोक लगा दी है। इस मामले में माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद एनसीईआरटी ने इसे अनुचित सामग्री और निर्णय में त्रुटि बताते हुए कहा कि यह अंश अनजाने में अध्याय में शामिल हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 43.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे और भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एप्स्टीन फाइल्स के ईमेल का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भारत इजराइल संबंधों की नींव दिवंगत अमेरिकी फाइनेंशियर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी थी। एनआईए ने दिल्ली कार बम विस्फोट मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों आरोपी अंसार गजवत उल हिंद आतंकी संगठन के ओवरग्राउंड वर्कर हैं और उन्होंने मुख्य आरोपी उमर उन नबी को हथियार उपलब्ध कराए थे, जिसकी विस्फोट में मौत हो गई थी। केंद्र सरकार ने VBGRAMG अधिनियम से जुड़े प्री लेजिस्लेटिव परामर्श की जानकारी मांगने वाली आरटीआई को खारिज कर दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि योजना अभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित नहीं हुई है और कहीं भी लागू नहीं है, इसलिए जानकारी साझा नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के स्पीकर ऑफ द कनेस्टेड मेडल से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके व्यक्तिगत नेतृत्व के माध्यम से भारत इजराइल के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में दिए गए असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। 9 वर्षों में दूसरी बार इजराइल पहुंचे नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी जानकारी मांगने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए इसे गलत धारणा पर आधारित बताया। याचिकाकर्ता ने AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में एयर इंडिया हादसे की घटनाओं के पूरे क्रम का विवरण शामिल करने की मांग की थी। ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े मुंबई के 3,716 करोड़ मूल्य की संपत्ति को अटैच किया है। ईडी की यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ऑरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT किताब विवाद पर कहा कि न्यायपालिका का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और वे आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे। उन्होंने बताया कि किताबों के वितरण पर रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में अमेरिकी वाणिज्य सचिव और राजदूत के साथ महत्वपूर्ण व सार्थक बातचीत की। यह बैठक भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय टीम की वॉशिंगटन यात्रा टलने के कुछ दिनों बाद हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के दावों का खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान लाला लैंड में जी रहा है। भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी पाकिस्तान को नकली लगता है, तो यह उसके भ्रम को दर्शाता है। अमेरिकी सरकार पर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े यौन शोषण आरोपों को लेकर बड़े कवर अप का आरोप लगाया गया है। न्याय विभाग ने कहा कि वह एप्स्टीन फाइलों की समीक्षा कर रहा है और कहीं उनका गलत तरीके से निपटारा तो नहीं हुआ। हालांकि किसी भी तरह की गलती से इनकार किया गया है। इजरायली संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर हमला करते हुए कहा कि इससे भारत की नैतिक स्थिति कमजोर हुई है। पार्टी ने इस मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू की जुलाई 1947 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल के गठन पर लिखे पत्र का भी हवाला दिया।
राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, यह भारत है, नॉर्थ कोरिया नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज के भारत में शांतिपूर्ण विरोध को अपराध बना दिया गया है और लोकतंत्र में असहमति को देशद्रोह तथा सवाल पूछने को साजिश बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों से औपनिवेशिक मानसिकता छोड़ने का आह्वान करते हुए 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हुई उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वदेशी नवाचार और भारतीय ज्ञान संसाधनों व जरूरतों पर आधारित समाधान विकसित करने पर ध्यान देने की अपील की। अदालत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में राज्यसभा सांसद संजय राउत को बरी कर दिया। यह मामला मीरा भाईंदर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय निर्माण से जुड़े कथित 100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों को लेकर दर्ज किया गया था। चुनाव आयोग ने देश भर में चुनावी प्रक्रियाओं को एकरूप बनाने के लिए राज्य चुनाव आयोगों के साथ समन्वय बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने ईवीएम, मतदाता सूची और ECINE डिजिटल प्लेटफॉर्म को साझा करने का सुझाव भी रखा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप की प्रस्तावित यात्रा से पहले अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक स्थिरता बनी हुई है। उन्होंने बताया कि अमेरिका आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के प्रभुत्व से विविधीकरण सहित अपनी चिंताओं को लगातार उठाता रहेगा। जिनेवा में यूक्रेन अमेरिका वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई। जेलेंस्की ने कहा कि दोनों देशों की टीमें युद्ध समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से बातचीत और प्रयासों में जुटी है तथा उन्होंने उनके काम के लिए धन्यवाद दिया। नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच इजराइल में UPI के उपयोग पर समझौता होने की घोषणा की गई। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने कहा कि भारत मध्य पूर्व के उज्जवल भविष्य का अहम हिस्सा है और इजराइल भी भारत के महान भविष्य में महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। केरल के विपक्ष के नेता VD सतीशन ने स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज पर कथित KSU हमले को ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे पुलिस की जांच में किसी हमले के सबूत नहीं मिले और स्पीकर को ऐसी कथित साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। BMC ने 80,952 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें ग्रीन बॉन्ड जारी कर धन जुटाने की योजना शामिल है। भूषण गगराणी ने यह बजट स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे के सामने प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी उद्यमियों को राज्य में निवेश करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश कभी BIMARU राज्य कहलाता था, वह आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।